हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास 16 फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम 11-12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत कुछ कर लिया है। आज हम करेंगे औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन होते क्या हैं, उनका मीनिंग, डेफिनेशन, जो कुछ भी है सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखते हैं औपचारिक संगठन। सभी संगठनों में कर्मचारियों का मार्गदर्शन, नियमों तथा कार्यविधियों द्वारा होता है। औपचारिक संगठन में किसके द्वारा होता है? नियमों द्वारा होता है, कार्यविधियों द्वारा संगठन के कर्मचारियों का मार्गदर्शन होता है। उद्यम को सही तरीके से चलाने के लिए कार्य विवरण तथा नियम और कार्यविधियां जो प्रक्रिया से संबंधित है। स्पष्ट रूप से एक क्रम में समझाई गई होनी चाहिए। यह औपचारिक संगठन के माध्यम से होता है। उद्यम को सही तरीके से चलाने के लिए कार्य विवरण, कार्य नियम, उनके कार्य विधियाँ, जो भी उनकी प्रक्रिया है सभी से संबंधित होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से वो समझाई गई होनी चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है? औपचारिक संगठन के अंतर्गत आता है। उसी के माध्यम से ये सब कुछ हो पाता है। औपचारिक संगठन से आशय किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे से है। औपचारिक संगठन क्या है? एक ढांचा है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? प्रबंधकों द्वारा। किस लिए किया जाता है? विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए। तो विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा एक ढांचा तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है औपचारिक संगठन। इसमें क्या क्या होता है? तो यह अधिकार तथा उत्तरदायित्व
की सीमाओं का स्पष्टीकरण करता है तथा संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। जो ये ढांचा बनाया जाता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमा का स्पष्टीकरण होता है। उसमें अधिकार लिखे होते हैं, उत्तरदायित्व सब कुछ उसमें मेंशन होता है तथा संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संगठनात्मक लक्ष्य यानी कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन उद्देश्यों से संगठन ढांचा औपचारिक संगठन ढांचा तैयार किया गया है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, उनमें तालमेल बैठाया जाता है। सभी क्रियाओं में, क्योंकि सारी क्रियाएं अलग अलग होती हैं, तो उनमें तालमेल सामंजस्य बैठाया जाता है, सामंजस्य स्थापित किया जाता है। औपचारिक संगठन की एक दो डेफिनेशंस हैं, वो भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। लुईस एलन के अनुसार लुईस एलन ने कहा है कि औपचारिक संगठन कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है, जिसमें प्रत्येक के अधिकार उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही जिसमें प्रत्येक के अधिकार उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही की निश्चित परिमाप होती है। लुईस एलन क्या कहता है? लुईस एलन का कहना है कि औपचारिक संगठन वह है जिसमें कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है, जिसमें प्रत्येक के अधिकार होते हैं, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था अधिकार और उसमें उत्तरदायित्व सब कुछ होता है, तो उसमें अधिकार उत्तरदायित्व जवाबदेही एक निश्चित परिमाप होती है, जवाबदेही की एक निश्चित परिमाप उसमें होती है। डेफिनेशन से याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन शब्द टैग वर्ड पकड़ना, जैसे अधिकार उत्तरदायित्व और जवाबदेही वर्ड किसने यूज़ किया औपचारिक संगठन में? लुईस एलन ने। जवाबदेही अधिकार उत्तरदायित्व और जवाबदेही टैग वर्ड यूज़ किए हैं लुईस एलन ने। नेक्स्ट देखते हैं, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार ये क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर
जानबूझकर समन्वित की जाती है तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाए तो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं। एक ही उद्देश्य होता है, समान उद्देश्य होता है, एक जैसा उद्देश्य होता है और दो या दो से अधिक व्यक्ति उस कार्य को करने, उन उद्देश्यों को पाने के लिए क्रियाएं करते हैं, जानबूझकर समन्वित की जाती है तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। तो इनमें क्या है, जानबूझकर समन्वित की जाती है एक ही उद्देश्य को पाने के लिए, समान उद्देश्य को पाने के लिए। ये टैग वर्ड क्या है, समान उद्देश्य, एक जैसे उद्देश्य होते हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार कहा गया है। औपचारिक संगठन में क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ समझ लो, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। औपचारिक संगठन के गुण क्या होते हैं, इसमें अधिकारों का निर्धारण करना आसान होता है, आपसी संबंध स्पष्ट रूप से समझाए हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है, उत्तरदायित्व भी होते हैं, अधिकार भी होते हैं, सब कुछ निर्धारण होता है, सब आपसी संबंध स्पष्ट रूप से समझाए हुए होते हैं, आपसी समन्वय के साथ ये सारे कार्य किए जाते हैं। इसमें जो भ्रम की स्थिति नहीं पाई जाती, क्योंकि सब कुछ आपस में सामंजस्य के द्वारा होता है, आपस में एक दूसरे के साथ एक ही उद्देश्य को पाने के लिए सारी क्रियाएं की जाती है ना, तो सब कुछ भ्रम की तो स्थिति होती नहीं है, प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य एक एक करके बतलाए हुए होते हैं और उनमें पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। सभी के उद्देश्य, सभी कौन किस कार्य को करेगा, उसके अधिकार, जवाबदेही, उत्तरदायित्व सब कुछ होता है, तो इसमें भ्रम की स्थिति होती ही नहीं है। सभी को अधिकार होते हैं, सभी को उत्तरदायित्व होते हैं, सभी को जवाबदेही होती है। तो इसमें क्या है, जो कर्मचारियों को जो व्यवहार है वो आसानी से समझा जा सकता है, वो उसको ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि मार्गदर्शन करने के लिए स्पष्ट नियम होते हैं। उनके नियम क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनको बताया कुछ है, समझाया कुछ है और कराया कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। उनके सामने सब कुछ अच्छे से मेंशन किया जाता है, तो इसमें भ्रम की भी गुंजाइश नहीं होती है और सारे नियम स्पष्ट होते हैं, तो अस्पष्टता का भी अभाव रहता है इसमें। औपचारिक संगठन के दोष क्या हैं, इसमें क्या है, आदेश की श्रृंखला का पालन करना पड़ता है, जिससे कार्य विधिक विलंब के कारण निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। इसमें क्या है, एक श्रृंखला होती है, एक दूसरे को समझाते हुए आते हैं, एक चेन होती है, तो उसमें क्या होता है कि समय अधिक लगता है, समय का ज़्यादा लगना इसका दोष पाया जाता है। इसमें कुछ नीतियों का प्रयोग किया जाता है जो कि कठोर होती हैं और उनमें परिवर्तन करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो इसमें कठोर नीतियाँ जो हैं वो एक दोष पाया जाता है उसका। इसमें मानवीय संबंधों को समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, तो उसी पर बल दिया जाता है। तो आपसी संबंधों को समझना, मानवीय संबंधों को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो औपचारिक संगठन से किसी भी संस्था के कार्य करने की का सही तस्वीर सामने नहीं आती है, क्योंकि उनमें आपसी जो मानवीय व्यवहार होता है वो नहीं होता है। उनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, एक नीति होती है, नियम होते हैं, उनको जो फॉलो किया जाता है उन्हीं के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। मानवीय व्यवहार से उनका कोई इतना अच्छा वो होता नहीं है, कोई ख़ास मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो तो एक स्ट्रक्चर को, एक ढांचे को फॉलो करते हैं। तो ये भी एक दोष है इसका। औपचारिक संगठन के ये कुछ गुण और कुछ दोष थे जो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। लिखवाया इसलिए नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए आएगा नहीं, कोई थ्योरी, आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लिखना नहीं होगा। जितना औपचारिक संगठन का थोड़ी थ्योरी लिखाई है उससे सारा बेस क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जिसको आप अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे। आप करते हो अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन होता क्या है, पढ़ते हैं इसके विषय में। अनौपचारिक संगठन औपचारिक का अपोजिट होता है, औपचारिक अनौपचारिक का जो अपोजिट होता है।
इसमें देखते हैं कि काम करते समय व्यक्तियों में यानी कि कर्मचारियों में आपसी तालमेल अनायास ही स्थापित होना तथा कर्मचारियों में सामाजिक संबंधों का तंत्र उदय होना अनौपचारिक संगठन कहलाता है। औपचारिक संगठन में क्या होता है कि जो मानवीय व्यवहार है वो आपस में नहीं हो पाता था, क्योंकि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे उसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, वो व्यक्तियों में आपसी तालमेल भी होता है और कर्मचारियों में सामाजिक संबंधों का तंत्र भी उदय होता है। यानी कि वह सामाजिक संबंध भी बनाते हैं, व्यवहारिक संबंध भी बनाते हैं, मानवीय संबंध भी बनाते हैं। तो वही क्या होता है, अनौपचारिक संगठन होता है। अनौपचारिक संगठन का जन्म किससे होता है? औपचारिक संगठन से। अनौपचारिक संगठन का जन्म औपचारिक संगठन से होता है। जब व्यक्ति आधिकारिक तौर पर बतलाई गई भूमिकाओं से परे आपस में मेल मिलाप बतलाई गई, जो उनको जो स्ट्रेटजीज बतलाई गई हैं, जो स्ट्रक्चर बताया गया है, उससे परे, भूमिकाओं से परे, उन भूमिकाओं से परे आपस में तालमेल या मेल मिलाप करके तालमेल या मेल मिलाप से कार्य करते हैं। जब कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक संपर्क बनाते हैं तो उन्हें किसी कठोर औपचारिक संगठन की ओर नहीं धकेला जा सकता। उन्हें किसी कठोर औपचारिक संगठन की ओर नहीं धकेला जा सकता, बल्कि वे मैत्रीपूर्ण यानी कि मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण विचारों से एक ग्रुप
बनाने की ओर झुकते हैं। यह उनके आपसी हितों की अनुरूपता प्रकट करता है। ये जो भी अनौपचारिक संगठन होता है, अनौपचारिक कोई भी क्रियाएं होती हैं वो लिखित नहीं होती हैं, तो लेकिन औपचारिक क्या होता है, लिखित होता है, ढांचा होता है कि स्ट्रक्चर होता है, कुछ नियम होते हैं, कठोर भी होते हैं उनमें नियम, जो चेंज नहीं किए जा सकते, बदले नहीं जा सकते। तो इसमें क्या होता है कि जो अनौपचारिक संगठन होता है उसका जन्म किससे होता है, औपचारिक संगठन के द्वारा ही होता है। जब व्यक्ति आधिकारिक तौर पर बतलाई गई भूमिकाओं से परे, यानी कि जो उन्हें बताया ही नहीं गया है वो उनसे परे आपस में मेल मिलाप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जब कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि बिना किसी रूल रेगुलेशन के स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मर्जी से संपर्क बनाते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे के साथ में यारी दोस्ती बढ़ाते हैं, तो उन्हें किसी कठोर औपचारिक संगठन की ओर नहीं धकेला जा सकता। तो उन्हें उनकी फ्रेंडशिप पे, उनके अपने व्यवहार पर, उनके अपने मेल मिलाप पर कोई औपचारिक संगठन नहीं धकेले, यानी कि उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि नहीं आप इस तरह से गलत कर रहे हो, आप तो रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं, उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, तो उनकी तरफ नहीं धकेला जा सकता, बल्कि वे मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण विचार से, बल्कि वो फ्रेंडली और सहयोगपूर्ण, यानी कि किसी को सपोर्ट करने के विचार से एक ग्रुप बनाते हैं। कुछ लोग आपस में मिलते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, ग्रुप बनाने की ओर झुकते हैं। यह उनके आपसी हितों की अनुरूपता प्रकट करता है। ये उनके आपसी हित हैं, इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होती है। इसके भी गुण और कुछ दोष होते हैं। औपचारिक संगठन को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी एक दो डेफिनेशन देखेंगे और इसके गुण और दोष देखेंगे। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।